हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को संविधान में किस आधार पर सम्मिलित किया गया है, या फिर इसके अलावा नागरिकता के जो प्रावधान है वो पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, उससे संबंधित अधिनियमों से कहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा उनसे हमने अनुच्छेद को रिलेट किया था, और साथ में ही हमने पढ़ा था जो उससे संबंधित प्रावधान है या जो समय समय पर जो चेंजेस नागरिकता को लेकर के हुए थे, उन चेंजेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। वही हमने क्लास में कहा था, इस बात को अमल में लाए थे हम लोग कि हमने बात की थी एनपीआर, एनआरसी और आपकी सीएए के बारे में या सीएबी के बारे में। ठीक है, तो ये जो मैं क्लास लेकर आने वाला था वो यही क्लास है जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे। कैब क्या है, सीएए क्या है, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, नागरिकता क्या है, और यहां से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमेशा प्राय उन मुद्दों से क्वेश्चन आते हैं जहां से जो कि चर्चा में ज्यादा रहते हैं, तो उन विषयों में से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुट अप करता है और आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि जो भी जो मुख्य मुख्य चर्चाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, यानी जितनी भी चर्चाएं हैं उन सभी को आपको एक डेस्क्रिप्टिव उसका डिस्कशन करना चाहिए, ताकि वो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा लेवल पर हेल्प कर सके। कितना ही डीप लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप आसानी से उसे बता सकें, बशर्ते आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। यानी वो विषय है उसके बारे में आपको आसान से आसान भाषा में डिटेल वाइज आपको थोड़ा सा उस पर डिस्कशन यानी उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसे अमल में लाना है, तभी जाकर के वो विषय है जो आपका कंप्लीट हो पाएगा और उसमें से आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज की क्लास में बिना देर किए हुए। आज की क्लास में हम बात करेंगे वही नागरिकता की जो पहले की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे एनपीआर, एनआरसी और सीएए एंड सीएबी क्या है, इनको लेकर किस तरह का विवाद चर्चा में है और क्या कंफ्यूजन है, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फोकस ऑन बोर्ड। देख रहे हैं हम, यहां लिखा हुआ है नागरिकता। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक व्यक्ति की एक व्यापक पहचान है। किसी दायरे में रहने वाले जितने भी निवासी लोग रहते हैं या किसी दायरे में जो निवास करने वाले लोग रहते हैं, उनकी एक व्यापक पहचान है, उसे नागरिकता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अलग अलग प्रावधान किए गए थे, और अलग अलग प्रावधानों में जो नागरिकता है उसे भाग दो का स्थान दिया गया। किसका? भाग 2 का स्थान दिया गया है। और अनुच्छेद 5 से 11, पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि कौन से भाग में नागरिकता का प्रावधान वर्णित है। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11। ध्यान रहे कि दोहरी नागरिकता हमारे भारत में नहीं है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। यानी जब भारत का विभाजन हुआ था, पहली बार जब पाकिस्तान और भारत में बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम बांग्लादेश तो बना नहीं था। तो बांग्लादेश नहीं बना था, इसी वजह से नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे वो प्रावधान एज इट इज भारत और पाकिस्तान को लेकर तैयार किए गए थे। साथ ही जो भी अड़ोसी पड़ोसी देश के लोग जो आते हैं, जो देश की शरण में आते हैं, तो उन लोगों को लेकर के प्रावधान बनाए गए थे। लेकिन बाद में जब हमारे 1971 में जो डिस्कशन हुआ, 24 मार्च 1971 को, जब एक पश्चिमी जो पूरी पाकिस्तान है उसे क्या है, उसे बांग्लादेश का नाम दे दिया गया। तो बांग्लादेश भी एक पड़ोसी देश की लिस्ट में आ गया। तो पड़ोसी देश की लिस्ट में आने के पश्चात में उससे संबंधित भी कुछ प्रावधान थे जो कि इसमें ऐड किए जाने थे। तो इसी वजह से इनमें संशोधन किए गए टाइम टू टाइम। ध्यान रहे कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और आज की जो हम क्लास पढ़ेंगे उसमें एनपीआर, एनआरसी और सीएए के बारे में समझेंगे, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। सबसे पहले हमें उनको समझने से पहले भारतीय नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को जानना है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इस बात को कहता है कि किन चीजों के बेस पर आपको सिटीजनशिप दी जानी चाहिए।
तो यही चीज है, यानी 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है वो ये कहता है कि आपको किन चीजों के आधार पर नागरिकता मिलेगी, यानी कुछ कारण उन्होंने स्पष्ट किए जिसमें उन्होंने कहा कि आपको जन्म के आधार पर है, पंजीयन के आधार पर है, विवाह पंजीयन के आधार पर है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से है, भूमि अधिग्रहण के माध्यम से है, या फिर यूं कह सकें वंश परंपरा के आधार पर है। तो ये जो अधिनियम था, एक्ट था, ये कहता था कि एक तो आप नागरिकता ले सकते हैं जन्म के आधार पर और दूसरा ले सकते हैं वंश परंपरा के आधार पर। तीसरा उन्होंने डिक्लेयर किया था विवाह पंजीयन या फिर केवल पंजीयन। पंजीयन में आप डिस्कशन कर सकते हैं, विवाह पंजीयन भी हो सकता है या फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण जैसी चीजें हैं, भूमि अधिग्रहण, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर के, इन चीजों के बेस पे नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि इन चीजों के बेस पे आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये अधिनियम जो 1955 है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किन चीजों के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीयन, भूमि अधिग्रहण, मैंने उस वीडियो में डिक्लेयर भी किया है, काफी विश्लेषण के साथ समझाया है, समझ गए होंगे वैसे आप, नाम से ही पता चल रहा है, जन्म, वंश परंपरा, पंजीयन, भूमि अधिग्रहण। अगर आप 15 अगस्त 1947 को या फिर इससे पहले आप इस चीज का एक मानक सबूत देते हैं कि आप भारत के हैं, या भारत के डिवाइडेशन से पहले या भारत के बाद, डिवाइडेशन के बाद में अगर भारत के नागरिक हैं तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे। तो इस तरह का ऐसा कुछ इसमें लिखा गया था, मैंने आपको पहले भी क्लास में समझा दिया है। आज हम जो मुख्य टॉपिक जिसकी बात करने जा रहे हैं उस पर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं आपके एनपीआर, एनआरसी और सीए के बारे में। सबसे पहले बात करें हम कि सीएए क्या है। पहले हम सीएबी की बात करते हैं। अब सीएबी क्या है भाई? सीएबी क्या होता है कि पहले सीएए की बात कर लेते हैं। क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा। सीएए से पहले हम सीएबी की ही बात करते हैं क्योंकि वो एक्ट बन जाएगा। मैं आपको एक पॉलिटी की जो भाषा है उसके अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सीएबी का मतलब है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है 2019, ठीक है। ये बिल है जो कि 2019 के आधार पर, यानी नागरिकता, इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं पहले, नागरिकता संशोधन बिल, ठीक है, या विधेयक कह सकते हैं, ठीक है, 2019। तो ये सीएबी है। क्या है ये? सीएबी है, ठीक। अब ये सीएबी जब संसद में पेश किया गया, एक बिल लाया गया बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू, तो उन्होंने क्या है, इसे संसद में जब पेश किया नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधानों को लेकर के, तो ये इसमें क्या है कि इसमें वोटिंग हुई इसे पास कराने के लिए। आप सभी समझते हैं कि संसद में किसी भी बिल के एक्ट बनने से पहले उसमें उसके पक्ष में और विपक्ष में वोटिंग होती है। तो आपको याद क्या रखना है, इसके पक्ष में कितने वोट पड़े थे? इसके पक्ष में पड़े थे 125 वोट, ठीक है, और इसके विपक्ष में कितने वोट पड़े हैं? 105 वोट। तो इस आधार पर संसद में क्या हुआ कि ज्यादा पक्ष में मत पड़े थे, इस वजह से ये क्या हो गया, ये जो बिल था वो क्या हो गया? पारित हो गया। क्या हो गया? पारित हो गया। अब बिल पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को। बिल पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को, जिसके पक्ष में पड़े थे कितने वोट पड़े थे? 125 वोट पड़े थे, और विपक्ष में 105। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जा सकता है। आपके रेलवे जैसे एग्जाम्स में अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप किया जाता है। पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को, और जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम जी हैं, उनके द्वारा सिग्नेचर किया गया, इस पर हस्ताक्षर किया गया 12 दिसंबर 2019 को, यानी उसके अगले दिन ही इस पर सिग्नेचर कर दिया गया, और ये विधेयक था जो पारित हो गया। यानी ये तो जो सीएबी है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट
अमेंडमेंट एक बिल है जो कि बीजेपी के द्वारा संसद में रखा गया था उनके सदस्यों के द्वारा, और इसके पक्ष में 125 मत पड़े थे और विपक्ष में 105 मत पड़े थे, और ये 12 दिसंबर को पूरी तरह से एक्ट ऑफ सिटीजनशिप बन गया। उसके बाद में ये जब बना तो यहां से ये बनकर कहलाया, 12 दिसंबर को जैसे ही सिग्नेचर हुआ तो ये हो गया CAA। CAA, अब CAA क्या है, CAA को भी समझ लेते हैं। CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये क्या है, कानून बन गया है। क्या बन गया है, कानून बन गया है, यानी नागरिकता संशोधन कानून बन गया है ये 2019 को। ठीक है, कब बना, कब पारित हुआ, ये मैंने बता दिया है आपको पहले ही। पहले CAB कहलाएगा, कोई भी कानून पारित होने से पहले वो बिल कहलाता है, बाद में वो कानून बन जाता है। तो 12 दिसंबर 2019 को ये पारित हो गया और CAA कहलाया। ठीक है, तो इसको क्या है, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी 12 दिसंबर 2019 को, और ये फिर कहलाया नागरिकता संशोधन कानून 2019। अब बात करते हैं हम इसी को लेकर के कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनके ऊपर। बात करते हैं हम CAA के ऊपर। तो CAA का मतलब होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम या फिर एक्ट बन गया था ये। ठीक है, तो 2019 की बात है। ठीक, अब ये जो नागरिकता CAA है, ये है स्पेशली अभी क्या किया गया कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का रास्ता खोलता है। आपको याद रखना है कि जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 है, इसके अंदर क्या प्रावधान रखा गया था कि जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, तो उनको नागरिकता किन चीजों के बेसिस पे नागरिकता दी जानी चाहिए और उन्हें नागरिकता देने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल क्यों लाया गया और क्यों पारित किया गया था। ठीक है, नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 जो कि क्या करता है, ये क्या करता है, इसमें बीजेपी से हमारे जो अमित शाह जी हैं उन्होंने इस चीज को साफ भी किया था। उन्होंने बताया था कि ये अल्पसंख्यकों के लिए, किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। यानी ऐसे अल्पसंख्यक लोग, यानी जो लोग विदेश से या बाहर से या पड़ोसी राज्यों से हमारे देश में लगातार आ रहे हैं, तो उन लोगों की पहचान करके उन्हें नागरिकता दी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसमें क्या है कि स्पेशली ये जो बिल लाया गया था वो अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता को लेकर के लाया गया था। इस बिल में क्या कहा गया कि केवल 6 धर्म की बात की गई, 6 धर्मों की बात की गई, 6 धर्मों की बात की गई थी, जिसमें आपके जो पड़ोसी देश हैं, कहने का मतलब जैसे पाकिस्तान है, जैसे श्रीलंका है और आपका बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान की बात इसमें, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और इसके अलावा एक जैसे अफगानिस्तान। ठीक है, तो जैसे ये पड़ोसी जो कंट्रीज हैं, इन पड़ोसी कंट्रियों से 6 धर्मों के लोग, और ये 6 धर्म कौन कौन से थे, सिख, ठीक है, हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, और हमारा लास्ट है पारसी। तो यहां क्या है कि इसको विवाद में कैसे लाया गया, विवाद क्यों हुआ कि यहां 6 धर्मों की बात कही गई थी कि इन 6 धर्मों से रिलेट करने वाले जो अल्पसंख्यक हैं वो अगर इंडिया में प्रवेश करते हैं तो उनके लिए यह बिल लाया गया था CAA, जो नागरिकता को लेकर के प्रावधान था, उनको नागरिकता देने का रास्ता खोलता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, 6 धर्म थे, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। अब इसमें कहीं पर भी आपको ये धर्म, इसमें इस लिस्ट में आपको कहीं पर भी मुस्लिम नहीं दिया गया है।
कहीं पर भी मुस्लिम धर्म का प्रावधान नहीं दिया है। तो इसमें क्या है कि विवाद का कारण ये शब्द बना है। 6 धर्मों को तो आप 6 धर्मों के अल्पसंख्यक लोग अगर बाहर विदेश से भारत में प्रवेश करते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाती है, लेकिन एक विशेष समुदाय के लिए यहां भेदभाव जैसी कंडीशन उत्पन्न हो गई। इसी वजह से इसका विरोध किया गया और इसी वजह से मुस्लिम धर्म के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा जो मेन जड़ क्या है। तो इसी वजह से इसका विरोध किया गया था इस बिल का। ठीक है, इस एक्ट का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि ये जो 6 धर्म हैं, 6 धर्मों में कहीं पर भी मुस्लिम समुदाय का नाम नहीं था और इसी वजह से इसका देश भर में एक व्यापक प्रदर्शन किया गया था इसके खिलाफ। इसी वजह से ये ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सीएबी क्या है एंड सीएए क्या है। अब इसके अलावा हमें ज्यादा इसमें डीपली घुसने की भी जरूरत नहीं है कि कहां कहां इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी मामला हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा बस आपको यही चीज याद रखनी है, ये पॉइंट ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग स्पेशल है। इसके अलावा इसमें एक चीज और डिस्कस की गई थी, इसमें यह कहा गया था अगर मान लो 31 दिसंबर 2014 या तो 31 दिसंबर 2014 या फिर इससे पहले कहने का मतलब अगर मान लो कोई हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इन 6 धर्मों में से 31 दिसंबर 2014 या इससे पहले के नागरिक यानी इससे पहले के अल्पसंख्यक लोग अगर भारत में आए हैं और उससे पहले से रह रहे हैं, इस तारीख से 31 दिसंबर 2014 से पहले रह रहे हैं या इस तारीख को रह रहे हैं, तो उनके लिए ही नागरिकता का क्या है, ये प्रावधान है। क्या है? उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है, इस बिल में ऐसा कहा गया है। उसके बाद वालों के लिए नहीं, 31 दिसंबर 2014 वालों के लिए, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले या फिर उस तारीख को शरण ली हो भारत में, तो उन लोगों के लिए नागरिकता का बिल था सीएए, जो कि संशोधन कानून बन गया है। अब बात करते हैं आपके एनपीआर और एनआरसी की। एनपीआर क्या है? तो एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, ठीक है। तो ये एनपीआर का मतलब है, ये आपको समझना है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है। अब ये जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है, लोग, पूरे देश के लोग इस बात को ये समझ रहे थे कि जो एनपीआर है, एनपीआर जो लाया गया है हमारे संसद के थ्रू या बीजेपी के थ्रू जो लाया गया है, तो ये है जो नागरिकता को लेकर है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, ये नागरिकता को लेकर के नहीं, जबकि जनसंख्या या पॉपुलेशन को लेकर है, जनगणना को लेकर है। इसी वजह से इसके खिलाफ अमित शाह ने भी कई बार बोला था कि जो आप भाई विरोध प्रदर्शन एनपीआर का कर रहे हो, वो एनपीआर तो जबकि जनसंख्या से संबंधित है। जैसे हमारी जनगणना जो होने वाली है 2011 में हुई थी, उसके बाद में अब 2010 सालों के अंतराल में होती है। तो अब जो नेक्स्ट जनगणना होगी उसी के लिए एनपीआर एक नया रजिस्टर बनाया गया था, एक नया पहचान प्राधिकरण बनाया गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि इसमें 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक इसमें क्या किया जाएगा पता है? देश भर में जितने भी निवासी नागरिक हैं, जितने भी निवास कर रहे हैं, उन सभी नागरिकों का ब्यौरा इसमें लिखा जाएगा। नागरिकों की पहचान इसमें क्या की जाएगी?
इसमें आइडेंटिफाई करके उनके बारे में दर्ज किया जाएगा। तो यही एनपीआर था, इसीलिए बनाया गया था। बस इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें क्या था कि नागरिकों का एक स्पेशल डाटाबेस तैयार करना था और प्रत्येक नागरिक की जानकारी और उसका कहने का मतलब उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, तथ्य हैं, उन सभी को इसमें लिखा जाएगा। यही एनपीआर था। इसका नागरिकता से कोई लेना देना था ही नहीं, जबकि इसके खिलाफ भी खूब प्रदर्शन किया गया था। तो एनपीआर क्या है समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक के बीच में नागरिकों के प्रावधान से, नागरिकों की जानकारी या उनकी पहचान से संबंधित कुछ कार्य किए जाने हैं। जनगणना में घर घर जाकर के लोगों की पहचान करनी है और इस रजिस्टर में देश के प्रत्येक नागरिक की जानकारी को ऐड करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य इंपोर्टेंट जो हमारी है एनआरसी। किसके बारे में? एनआरसी। अब एनआरसी क्या कहती है और एनआरसी आखिर है क्या? तो ये एनआरसी क्या है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अब ये बात है जो नागरिकता की बात करती है। एनआरसी का मतलब था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अब ये जो है विरोध इसका तो किया गया था हालांकि, लेकिन एनपीआर का तो कोई विरोध वाली बात ही नहीं बनती है। तो नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप ये जो बनाया गया था, ये किया गया था कि हमारे देश में जो घुसपैठिए रह रहे हैं, अवैध नागरिक रह रहे हैं, तो उन अवैध नागरिकों की पहचान के लिए ही क्या किया गया था? एनआरसी को लाया गया था। अवैध नागरिकों की पहचान के लिए एनआरसी को लाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि एनआरसी आखिरकार है क्या चीज। ठीक है, तो अवैध नागरिकों की पहचान के लिए इसमें क्या करना था? अवैध नागरिकों की पहचान के लिए एनआरसी को लाया गया था। अब इसमें भी एक कुछ शर्तें थी जो कि विवाद का कारण बनी। इसमें यह बात बोली गई कि भैया कि एक डेट है 24 मार्च 1971, जिस दिन बांग्लादेश बना। यानी जब विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान था जो बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया, तो जब बांग्लादेश बना तो तब यानी या तो इस तारीख को, किसको? या तो इस डेट को, या फिर इससे पहले, या तो इस तारीख को या फिर इससे पहले, इससे पहले जो नागरिक भारत में रह रहे थे, जो नागरिक क्या थे? भारत में थे। जो नागरिक भारत में थे या भारत में रह रहे थे, या फिर उनके जिनके पूर्वज यहां रह रहे थे, तो वो अपनी पूर्वजों का पूर्वजों का क्या देना पड़ेगा? उनको पूर्वजों का ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर मान लो ये आइडेंटिफिकेशन वो करवा देते हैं कि उनके पूर्वज लोग और वो लोग 24 मार्च 1971 से भारत में रह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उन्हीं लोगों को एनआरसी में शामिल किया जाएगा। अदरवाइज जो लोग नहीं रह रहे हैं या 1971 विभाजन के बाद में जो लोग यहाँ की नागरिकता से संबंधित जो घुसपैठियों के तौर पर यहाँ पर घुस गए हैं, तो उन लोगों की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? यहाँ पे छटनी हो जाएगी। इसी वजह से एनआरसी तैयार किया गया था। और ये आपको समझ में आ गया होगा 24 मार्च 1971 जब बांग्लादेश बना, तो उससे पहले अगर मान लो जैसे लोग रह रहे होंगे तो वो नागरिकता के लिए का योग्य होंगे, और उसके बाद में अगर कोई लोग आया होगा और उसको नागरिकता से संबंधित उसके पास कागज नहीं मिलेंगे, या कहने का मतलब कुछ भी ऐसा तथ्य नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक उसकी छटनी हो जाएगी। तो यही चीज थी क्या? हमारी एनआरसी। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज हमारी, चारों चीजें हैं जो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो इनके ऊपर ही हमें डिस्कशन करना था। ये क्लास थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कई सारे कंफ्यूजन हैं जो इनको लेकर बने हुए थे, लेकिन दोस्तों अगर आसान भाषा में समझोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। जो जितने भी सारे फैक्ट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या आने वाला है? ये आने वाला है कि एनआरसी क्या है? अवैध नागरिकों की पहचान करने के लिए बनाई जाने वाला एक रजिस्टर है। ठीक है, जिसमें 24 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश बना तो उससे पहले के नागरिकों की पहचान की जाएगी। जो योग्य हैं उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी, जो अयोग्य हैं या अवैध हैं वो उनकी छटनी अलग से हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये CAB इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जहां से बन सकते हैं, वन लाइनर भी एंड डीपली क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार और नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।